जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा 1 नवंबर 2021 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। जैसे हम अपनी पहले रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26A जो होता है 26A उसको चेक करते थे फिर ही रिटर्न भरते थे, अब ये 26 दिन दोस्तों कुछ ही दिनों का मेहमान है जब तक कि ये आपका AIS और TIS है अच्छे से काम नहीं करने लग जाता है। दोस्तों, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले इस AIS और TIS को ध्यान में देना है। इसके अंदर जो दिखाई दे रही ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करना है, उसके बाद ही रिटर्न भरनी है। अगर आपने अपनी रिटर्न पहले से ही भर दी है और अब आप अपना AIS देखते हो जिसमें कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, या आपको लगता है कि रिटर्न के अंदर इसको दिखाना जरूरी था, तो आपको अपनी रिटर्न भी रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने ऐसी 50 ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, आपको बताने की कोशिश की है कि ये 50 ट्रांजैक्शंस है दोस्तों वो AIS में दिखाई देगी। मतलब आपको इन ट्रांजैक्शंस को करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, या आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले भी इन चीज़ों को देखना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह आने की संभावना ना रहे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन अंडर इनकम टैक्स। तो दोस्तों 50 इस तरह की ट्रांजैक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही पहुंच जाएगी। तो जिसके अंदर सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी सैलरी इनकम है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति के पास एज ए एम्प्लॉई काम करते हैं और वहाँ से सैलरी लेते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी एक सैलरी निश्चित लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करे कि इस व्यक्ति को मैंने इतनी सैलरी दी है। दोस्तों जब वो अपनी इस इंफॉर्मेशन को भरेगा, TDS की रिटर्न को भरेगा, तो फॉर्म 24Q है वो फाइल करेगा। जब ये फॉर्म फाइल कर देगा दोस्तों तो इसके साथ में ही वो 16 नंबर फॉर्म होता है वो भी इशू करेगा। उसके पार्ट A और एक पार्ट B होता है। तो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा उसके अंदर पहले से ही शो कर जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपकी ग्रॉस अमाउंट शो करेगी, मतलब डिडक्शन से पहले जो अमाउंट आपकी आ रही है वो आपकी यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद में दूसरी ट्रांजैक्शन है दोस्तों रेंट रिसीव्ड। अगर आपको किसी से किराया मिलता है, अगर इंडिविजुअल या HOF ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऑडिट के दायरे में नहीं आता है और 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा का आपको हर महीने का किराया पे कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में दोस्तों इतना नॉर्मल सी बात होती है कि 50,000 रुपये किराया दे सकते हैं। तो 50,000 रुपये अगर किराया देता है पर मंथ, तो वह व्यक्ति आपका जो TDS है वो काट के देगा। तो TDS काट के देगा तो दोस्तों इस ट्रांजेक्शन्स को उसको इनकम टैक्स में शो करना पड़ेगा। और इस मामले के लिए दोस्तों उसको अलग से 10 नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट 10 भी वो TDS काट सकता है। अगर वहीं पर अब उस व्यक्ति की ऑडिट होती है और लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर वो रेंट पर लेता है, तो किराया देने के साथ में अगर वो साल का किराया 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का देता है तो 10% TDS उसको काटना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो किया जाएगा। इसके बाद में डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में कमाई करते हैं या नुकसान करते हैं, वो तो बाद की बात है, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में दोस्तों जब भी आप किसी शेयर्स में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पहले क्या होता था 1 साल पहले दोस्तों ये डिविडेंड का जो टैक्स है वो कंपनी ही पे करती थी और आपको इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन पिछले साल से ही इस डिविडेंड इनकम को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और जो आपका स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो भी डिविडेंड पेड करेगा या डिक्लेयर करेगी कंपनियां, वो भी आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो कर जाएगा। दोस्तों आने वाली जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर के जाना है। तो इसके बाद में जो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। बहुत सारे लोगों के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं सेविंग के अंदर। ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है दोस्तों जिसका कि सेविंग बैंक अकाउंट ना हो। तो जितने भी अमाउंट हो दोस्तों 4 बार तो साल में आपको ब्याज मिलता ही मिलता है, तो इन सभी ब्याज को आपकी इनकम में जोड़ना बनता है। वैसे तो सेक्शन 80 TTA जो होता है दोस्तों वो आपको 10,000 रुपये तक की टैक्स जो से ये इंटरेस्ट मिलता है वो आपको छूट दे देता है, लेकिन फिर भी आपको पहले अपनी इनकम में जोड़ना है और ऑटोमेटिक है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके बैंक ने कोई पेड किया है इंटरेस्ट या आपने एक्यूरेट कर लिया है वहाँ से, तो भी आपको अलग अलग बैंक का, अलग अलग अकाउंट का, अगर आपके बैंक के अंदर
एक बैंक में 3 अकाउंट हैं तो उन तीनों का अलग अलग आपको सेविंग अकाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट है वो शो कर दिया जाएगा कि इस अकाउंट में इतना इंटरेस्ट मिला और इस अकाउंट में इतना इंटरेस्ट मिला है। तो बहुत ही ट्रिकी होने वाला है दोस्तों AIS, या आने वाली रिटर्न जो है आने वाले टाइम में रिटर्न फाइलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जमा करवा देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप FD कराते हैं जिसे कि टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं TD, उसका जो भी कोई ब्याज मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट, पहले दोस्तों RD बहुत सारे लोग खोल लेते थे। RD का मतलब एक हर महीने या हर एक निश्चित टाइम के बाद एक पैसा आपको उसमें जमा कराना होता है, तो उसकी इनकम तो दोस्तों कहीं पे शो नहीं होती थी, वो भी शो हो जाएगी। और FD के मामले में भी यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपको पता होगा 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अगर ब्याज मिलता है आपको FD का, तब आपका TDS कटेगा। सीनियर सिटीजन के मामले में ये 50,000 है। लेकिन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में चाहे आपको 50 रुपये भी इंटरेस्ट देंगे FD के ऊपर या जितना भी अमाउंट देंगे 40,000 रुपये नीचे, उसकी अमाउंट भी दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो हो जाएगी। तो आपको अपनी FD का ब्याज भी AIS में देखकर इनकम टैक्स की रिटर्न में भरना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में 6 नंबर जो है दोस्तों, ये देखिए 5 के बाद 6 नंबर है, यहाँ पे कॉलम हट गया है क्योंकि ये मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी ये PPT। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, FD के अलावा और RD के अलावा और भी कोई इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, कोई व्यक्ति देता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की ऑडिट हो रही है और वो आपको ब्याज दे रहा है 10,000 रुपये से ज़्यादा का, तो उसके ऊपर भी आपको TDS काट के देगा। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन भी आपकी AIS में शो हो जाएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जैसे कि हम देखते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स के अंदर रिफंड बनता है तो वो रिफंड दोस्तों रिटर्न भरने के कुछ टाइम बाद आता है। कईयों का तो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने भी लग जाते हैं रिफंड आने के लिए। लेकिन जब भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रिफंड देगा, लेट देता है, तो 6% पर एनम के हिसाब से, मतलब 6% आपको ब्याज अलग से देता है। तो ये एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा दोस्तों, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा, और स्लैब रेट के हिसाब से इसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। और जितना फालतू पैसा रिफंड के अलावा मिलेगा वो भी सारा आपका AIS में शो हो जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर में रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, आपने किसी को किराए पर दे रखी है, तो उसका 2% TDS कटता है। 16A नंबर इशू होता है, जिस व्यक्ति की ऑडिट हो रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में वही आपका TDS काटेगा। तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आपकी AIS में शो कर जाएगी। इसके बाद में विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, रम्मी, जो भी आपका कैजुअल इनकम जिसको बोलते हैं, ऐसी इनकम जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इस पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है 30% के हिसाब से, वो TDS आपका कट जाएगा। आजकल काफ़ी सारे लोग ड्रीम 11 वगैरह और ये क्रिकेट में भी ऐसा पैसा लगाते हैं, तो ये सब की सब अमाउंट है दोस्तों आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन में शो कर जाएगी। इसके बाद में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, काफ़ी सारी जगह पे जब हॉर्स रेस के अंदर पैसा लगाते हैं हम, वो लीगल होता है, तो उसके ऊपर भी जो पैसा लगाओगे वो भी आपका पैन नंबर लेंगे, स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये शो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 11 नंबर पॉइंट है आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके अंदर जो भी आप पैसा आपका डिपॉजिट होता है दोस्तों किसी एम्प्लॉयर के द्वारा, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या रिकॉग्नाइज प्रोविजनल फंड है, तो उसका पैसा दोस्तों टैक्सेबल होता है, वो जो रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। तो उसके एक्यूमुलेटेड फंड जो है उसके अंदर से कोई PF का पैसा आप जो भी निकालोगे वो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो कर जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ऐसे कोई दंड फंड होते हैं दोस्तों, उसके अंदर कोई आप कमाई करोगे, इंटरेस्ट कमाओगे, तो वो भी आपके AIS में शो कर जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय ए नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को स्पेसिफाइड कंपनी से कोई पैसा मिलता है, वो भी आपका 26 जो AIS है इसमें शो कर जाएगा। 26AS तो बार बार नाम मुंह में आ रहा है दोस्तों, 26AS की जगह AIS अभी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, 50 में से काफ़ी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति से रिलेटेड होगी। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी AIS में शो हो जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, यूनिट से जो भी इंटरेस्ट आएगा नॉन रेजिडेंट को, NRI को दोस्तों, वो भी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो कर जाएगा। इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट्स बाय एन ऑफ शोर फंड, कोई ऑफ शोर फंड होता है दोस्तों, उसको आप बेचते हैं तो कोई कैपिटल गेन होगा या उससे कोई कमाई होती है, इनकम रेगुलर इनकम है, वो भी आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो कर जाएगी। 17 नंबर के अंदर दोस्तों इनकम एंड LTCG फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड और शेयर, कई बार क्या होता है फॉरेन करेंसी के शेयर्स या बॉन्ड आप खरीद लेते हो, तो उसकी जो भी रेगुलर इनकम होगी या उसको बेचने से जो कमाई होगी वो भी आपकी AIS में शो कर जाएगी।
इसके बाद में दोस्तों 18 नंबर इनकम फ्रॉम FII फ्रॉम सिक्योरिटीज। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसी इंस्टीट्यूट्स होती है विदेशों की दोस्तों जो हमारे यहाँ पे पैसा लगाती है, तो उनको जो भी इनकम शो होगी वो भी वहाँ पे AIS में शो कर जाएगी। इसके बाद में 19 नंबर के अंदर इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस एक काफ़ी अच्छा सेक्टर है दोस्तों कमाई करने के लिए। बहुत सारे लोग एजेंट होते हैं LIC के या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या काफ़ी तरह के जो भी HDFC और कितनी तरह के जो ये आपके LIC कमीशन जो बनाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट में कमीशन मिलता है। तो वो जो भी आप कमीशन कमाएंगे सेक्शन 194D के अंदर दोस्तों उस पर TDS VDS भी कटता है और वो सारा अमाउंट भी आपके यहाँ पे AIS में शो हो जाएगा। इसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाता था। अगर आपकी किसी LIC वगैरह करवाई है, पॉलिसी करवाई है, जरूरी नहीं LIC में हो, इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मल तो सेक्शन 1010D में वो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन उसका पैसा कई बार आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है अगर आप कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो सेक्शन 194DA के अंदर अब ये अमाउंट जब भी आपकी पॉलिसी के मेच्योरिटी या ऐसा पैसा मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो वो आपके AIS में शो हो जाएगा। तो आपको टैक्स लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन आपको अपनी इनकम के अंदर शो करना पड़ेगा। अगर इनकम पे शो करना पड़ेगा अगर टैक्स लग रहा है, तो अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो उसको आपको एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर शो करना पड़ जाएगा। इसके बाद में विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट अंडर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कोई पैसा पड़ा था, उसको दोस्तों अगर आप निकालते हैं वहाँ से विड्रॉल करते हैं तो वो भी आपके AIS में शो कर जाएगा। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर दोस्तों ये जो लॉटरी की इनकम है, ये लॉटरी का जो कारोबार है लीगल है। जैसे कि पंजाब के अंदर आप लॉटरी खरीद बेच सकते हैं, तो उसको बेचने वाले व्यक्ति को जो कमीशन मिलता है वो भी आपके AIS में शो कर जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट होते हैं, इसके अंदर आपने पैसा लगा रखा है, उससे आपको कोई इनकम मिलेगी, वो भी AIS में शो हो जाएगी। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड या UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है जो UTI या म्यूचुअल फंड के जो भी कोई यूनिट्स होंगे वो रीपर्चेज करोगे आप, रिसिप्ट ऑफ इनकम रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स तो है वो भी आपके यहाँ पे शो कर जाएंगे, जो कि सेक्शन 194F के अंदर फॉल करते हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट या डिविडेंड और अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट, इसका टैक्स तो नहीं लगता है लेकिन ये शो फिर भी होगा दोस्तों आपका अपने AIS के अंदर। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, कोई विदेश का दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन हमारे यहाँ खेलने आते हैं, करने आते हैं, उनको सेक्शन 115BBA के अंदर जो अमाउंट मिलता है वो भी AIS में शो हो जाएगा। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर आपने लैंड या बिल्डिंग को बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो दोस्तों ये इसकी अमाउंट है। नॉर्मल तो पहले AIS के अंदर जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर 30 लाख रुपीज़ था, तो 30 लाख से ज़्यादा का जो भी सेल लैंड बिल्डिंग वगैरह सेल करोगे वो भी आपके AIS में शो कर जाएगा। रिसीट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करी है और उसका कोई पैसा मिला है दोस्तों आपको, तो वो भी आपका AIS में शो कर जाएगा। इसके बाद में सेल ऑफ व्हीकल, अगर आप किसी को व्हीकल बेचते हैं दोस्तों, खरीदने वाला तो TCS लगता ही लगता है। अगर आप किसी को व्हीकल बेचते हैं और सामने वाला व्यक्ति रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है, तो ये अमाउंट, ये भी जो ट्रांजैक्शन है आपकी AIS में शो कर जाएगी। इसके बाद में सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आपका पैसा लगेगा उसकी यूनिट्स आप बेचेंगे तो डिपॉजिटरी है, जो भी पेन बेस्ड आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो शो कर जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों हमारे पास रिटर्न भरवाने आते हैं, तो उनके AIS जब भी खोल के देखते हैं तो भरा आता है वो इतने सारे शेयर्स खरीद लिए, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी वहाँ पे बोलने वाली है। इसके बाद में ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन और ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है दोस्तों, ये भी आप किसी के थ्रू ही करेंगे, ब्रोकर, CDS, NSDL जो भी इनके थ्रू ट्रांजैक्शंस करेंगे वो आपकी AIS में शो हो जाएगी। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक में आपने बेचा, एक में आपने खरीदा, ये दोनों भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद में बिजनेस की रिसीट दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी इनकम्स जो होती है, रिसीट होती है आपकी 194H सेक्शन है, उसमें अंदर कमीशन मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम मिलती है, ये सारी की सारी इनकम दोस्तों आपके जैसे कि 26 ईयर्स में पहले शो होती थी, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपको मिलती है या तो आपका TDS कट जाता है, TDS नहीं कटता है अगर आपका, तो फॉर्म 15G और 15H जो है दोस्तों वो दे देते थे आप, तो ये अमाउंट यहाँ पे शो होती थी। ये भी सारी की सारी इनकम जो है आपको AIS में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में बिजनेस का एक्सपेंसेस है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई खर्चा करते हैं तो खरीदने के ऊपर भी आपका TCS वगैरह कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर को देखेंगे, शराब का ठेकेदार होता है, वो अगर कभी भी खरीदने जाएगा शराब तो 1 करोड़ के ऊपर 1%, 1 लाख रुपए का उससे TCS अलग से ले लिया जाता है, वो भी अमाउंट यहाँ पे इसके अंदर AIS में शो हो जाएगी।
इसके बाद में रेंट्स पेमेंट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी को रेंट पेड करेंगे तो उसकी अमाउंट है एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो एएएस में शो हो जाएगा। इसके बाद में मिसलेनियस पेमेंट, ऐसा कोई खर्चा करते हैं जो सेक्शन 200 जो 26 QD के अंदर अगर फॉल करता है, वो भी खर्चे आपके यहाँ पे शो कर जाएंगे। इसके बाद में कैश डिपॉजिट, ये सबसे लोकप्रिय स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी की ट्रांजैक्शंस है ये दोस्तों। अगर किसी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करा देते हैं या करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करा देते हैं, तो पहले भी आपके ये शो करता था एसएफटी के अंदर 26 एस में, और एएस में भी ये शो करेगा। कैश विड्रॉल की लिमिट भी सेम रहती है। सेविंग में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का नगद निकाल लेते हैं या करंट से 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में निकाल लेते हैं तो आपके एसएफटी में शो हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जो कि हमारे भी इस चैनल की दूसरी वीडियो थी, उसमें काफ़ी प्यार मिला है, 5 लाख से ज़्यादा व्यू हो गए हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सब व्यूअर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो ये कैश अगर आप 10 लाख से ज़्यादा या करंट में 50 लाख से ज़्यादा जमा कराते हैं, निकालते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस भी दोस्तों आपकी एएएस में शो हो जाएंगी। इसके बाद में कैश के पेमेंट करते हैं, अगर आप कोई गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस के लिए कोई मतलब कैश के अंदर पेमेंट कर देते हैं, इसके ऊपर भी हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि बैंक का ड्राफ्ट है, डीडी वगैरह बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं कैश में एक लिमिट से ज़्यादा, तब ये आपकी जो अमाउंट है एएएस में शो कर जाएगी। इसके बाद में 40 नंबर जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों आपकी, वो है आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। मतलब इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजते हो आप, या आप कोई फॉरेन करेंसी खरीदते हो। कई बार दोस्तों हमें कई बार पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे कि हम कई बार बाहर घूमने जाते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो दोस्तों, तो फॉर्म 15 CC भरेगा और आपसे टीसीएस भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये देखने को आया दोस्तों, अगर आप फॉरेन के अंदर जा रहे हो और आपकी पढ़ाई के लिए जो फीस भरते हो आप, उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होता है। और अगर आप कोई यहाँ से करेंसी खरीदते हो इंडिया से जो बाहर आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी आपकी जो ये ट्रांजैक्शंस है ये रिपोर्टेबल होगी। और बस 10 ट्रांजैक्शंस और है दोस्तों, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आप बने रहें। इसके बाद में रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, विदेश से दोस्तों कोई पैसा आता है आपके पास में, जैसे रॉयल्टी फीस हो गया, टेक्निकल सर्विसेज हो गया, या किस तरह का कोई आपकी एज ए बिजनेस इनकम की तरह से कोई पैसा आता है, तो वो भी आपकी एएएस में शो कर जाएगा। इसके बाद में फॉरेन ट्रेवल, बहुत सारे लोग होते हैं जो घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं, घूमना पसंद करते हैं, तो जब भी वो बाहर घूमने जाएंगे किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उनका पैन नंबर ले लिया जाएगा दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रांजैक्शंस है वो वहाँ पे शो कर देगी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि ये व्यक्ति इन देशों में घूम रहा है, इनकम अपनी 2 लाख बता रहा है, 5-5 लाख रुपये ये वहाँ पर खर्च करके आ रहा है, तो वो जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो इनकम टैक्स का काम है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपके एएएस में शो हो जाएंगी। इसके बाद में परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप कोई मकान, प्लाट या ऐसी कोई चीज़ खरीदते हो, तो वो अमाउंट भी दोस्तों आपके एएएस में शो हो जाएंगी। एक लिमिट होती है वैसे तो सेल परचेज में, पहले तो एसएफटी के अंदर जो थी 30 लाख रुपीज़ थी, अभी इसका क्लैरिफिकेशन और भी आ सकती है, लेकिन आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी आपके एएएस में शो हो जाएगी। इसके बाद में परचेज ऑफ व्हीकल, अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कोई आप बस खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं दोस्तों, और वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट है, तो 1% के हिसाब से आपका टीसीएस वो ले लेता है, उसको अपनी रिटर्न भर के आपको ये वापस आपको मिल जाता है अगर आपका टैक्स नहीं लग रहा है तो। लेकिन ये ट्रांजैक्शन है वो भी आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो हो जाएगी। इसके बाद में बिजनेस ऑफ परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, जैसे हमने बात की थी, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक तो आपकी दोस्तों एक टाइम के लिए वो डिपॉजिट फिक्स हो जाती है, आप उसको नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा आरडी होती है दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे इन दोनों का ब्याज तो आपका शो होगा ही होगा, लेकिन इनमें आपने कितना पैसा लगाया है वो अमाउंट भी आपके एएएस में शो हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने जितने रुपए की एफडी कराई है वो अमाउंट आपके एएएस में शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं हर कोई, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है वो तो मैं नहीं पता, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो ट्रांजैक्शन करोगे वो आपके एएएस में शो हो जाएंगी। तो आपको इन सभी को भी इनकम टैक्स में कंसीडर करना है कि उसके ऊपर कमाई हुई है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर ये जो लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए है, मतलब 10 लाख रुपए तक की कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो शो हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की जो है पेमेंट की है, तो वो पैसा कहाँ से आया है। दोस्तों मेरे खुद के एएएस के अंदर एक ऐसा शो हुआ है कि मैंने एक अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो एप्लीकेशन अप्लाइड भी वहाँ पे शो कर दिया है, आपको इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने कितनी पेमेंट करी, वो सब चीज़ें भी एएएस में शो हो जाएंगी। इसके बाद में जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो देखने को मिलेगा एएस में वो है बैलेंस इन अकाउंट। सबसे पहले तो अगर आपने कोई अकाउंट खोला है सेविंग और टाइम डिपॉजिट के अलावा, अगर आपने सेविंग और एफडी के अलावा कोई खाता खोला है अपना, वो उसकी डिटेल भी आ जाएगी कि आपने ये अकाउंट बैंक में खोला है, क्योंकि बैंक के अंदर आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों से 3 साल से पैन कार्ड के बिना कोई भी बैंक किसी का खाता नहीं खोलता है, और जिसका पैन कार्ड नहीं है उसकी भी अमाउंट होल्ड पर डाल दिया है, आप अपना पैन कार्ड ला के दीजिए फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो हर व्यक्ति का लगभग पैन कार्ड बन चुका है। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है दोस्तों तो वो आधार कार्ड के थ्रू, क्योंकि आधार पैन से जुड़ा हुआ है, तो आधार कार्ड के थ्रू वो डेटा उठा लेगा वहाँ से और ये आपकी अमाउंट है, ट्रांजैक्शन है, ये शो कर देगा। अगर एक क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपका कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2021 को। इस तारीख को अगर आपके खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा पड़ा है उस दिन, तो ये अमाउंट भी आपके वहाँ पे शो कर जाएगी, चाहे आपके पास 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो। लेकिन दोस्तों आपकी इनकम आप दिखा रहे हो बहुत कम और पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा है, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंक्वायरी फर्दर कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये फालतू का पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो आपको दोस्तों पूरे ध्यान रखना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की कोई जो इंक्वायरी हो सकती है, इसलिए आपको पहले से ही अपनी सारी की सारी तैयारियां करके रखनी है। इसके बाद में 49 नंबर है इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू कोई भी इनकम आपको मिलेगी वो भी एएस में शो हो जाएगी। और इसके अलावा लास्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है दोस्तों, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। काफ़ी तरह के फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर कोई आपको इनकम मिलती है तो वो भी आपके एएस में शो हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने ये 50 ट्रांजैक्शंस है वो डिस्कस कर ली है और आपको ध्यान में आ गया होगा। फिर भी कोई इस 50 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों में भी, चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।